हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज हब और साथ ही स्वागत है आपका शिक्षण कला की इस सीरीज में जिसमें हम पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अब हम चलते हैं सीधा अपने पहले प्रश्न की ओर। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 20 तक हम अपनी पिछली क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण का सक्रिय एजेंसी या माध्यम नहीं है? यानी सोशलाइजेशन का मीडियम चुनना है हमें। और कौन सा मीडियम? एक्टिव मीडियम। एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। एक्टिव जो हम सामने से करते हैं, और पैसिव जो बैकग्राउंड में होता है या इनडायरेक्टली होता है। ठीक है, तो हमें एक्टिव मीडियम देखना है। तो फैमिली, बिल्कुल फैमिली हम सोशलाइजेशन करते हैं ना। सोशलाइजेशन मतलब यहाँ पे क्या है? बातचीत करना, घुलना मिलना। जैसे हम पार्टीज में चलते हैं, बातचीत करते हैं, घुलना मिलना होता है, सोशलाइज करते हैं। तो क्या है? सोशलाइजेशन की जगह बतानी है हमें एक्टिव, एक्टिव एजेंसी माध्यम। ठीक है, तो फैमिली में बिल्कुल एक्टिवली हम रिस्पॉन्स करते हैं। स्कूल में भी हमें क्या सिखाते हैं? पार्टिसिपेट करो, आपस में बात करो। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल ये भी मंदिरों मस्जिदों में क्या है? रिलीजियस जो भी इंस्टीट्यूशन है उनमें बिल्कुल एक्टिव पार्टिसिपेशन। बोलो, अपनी भावनाएं व्यक्त करो, जाहिर करो अपनी भावनाएं। तो ये भी क्या है? एक्टिव है। रेलवे स्टेशन, आप रेलवे स्टेशन देखो, इसको देख के पता चलता है कि इन चारों में और कोई ऑप्शन है तो ये रेलवे स्टेशन ही है। क्योंकि रेलवे स्टेशन क्या है? एक्टिव एजेंसी नहीं है ना, एक्टिव मीडियम नहीं है बात करने का। क्या हम एक्टिवली हम रेलवे स्टेशन इसलिए जाते हैं ताकि हम किसी से घुल मिल सकें, हम बात कर सकें? तो नहीं, रेलवे स्टेशन में जाते हैं हम कभी ट्रैवल करना होता है। तो यहाँ पैसिवली किसी से बात हो जाए, इनडायरेक्टली किसी से बात हो जाए, वो अलग बात है। लेकिन एक्टिव सोर्स नहीं है, एक्टिव मीडियम नहीं है रेलवे स्टेशन बात करने का। ठीक है, तो इसलिए सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा रेलवे स्टेशन। ठीक है, चलिए एक बार रफ कर देता हूँ, ज्यादा लिख दिया मैंने। चलिए, तो इसका सही आंसर हो गया रेलवे स्टेशन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन आकलन के मूलभूत तरीकों में शामिल नहीं है? Which of the following is not included in the fundamental method of evaluation? फंडामेंटल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। अब देखो, इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? फंडामेंटल मेथड चाहिए हमें। फंडामेंटल मेथड, अब देखो इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? हम किसी का इवैल्यूएशन करते हैं तो क्या जानना चाहते हैं? कि उसकी लर्निंग कैसी हुई है, उसकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। ये सब चीज़ हम ट्रैक करना चाहते हैं। ये होता है फंडामेंटल मेथड। अब हमें बताना है इन चारों में से कौन सा नहीं है फंडामेंटल मेथड। व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन, सहपाठियों द्वारा आकलन, शिक्षकों द्वारा आकलन। एक बार हम फंडामेंटल मेथड को समझ की डेफिनेशन समझते हैं। देखो, अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। देखो, इवैल्यूएशन इन एजुकेशन इज क्रूशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट लर्निंग। इवैल्यूएशन क्यों करते हैं और क्यों इंपॉर्टेंट है? ताकि हम स्टूडेंट की लर्निंग समझ पाए, प्रोग्रेस समझ पाए, और लर्निंग का इफेक्टिवनेस समझ पाए कि लर्निंग इफेक्टिव हो रही है कि नहीं हो रही। तो इन सब को सिस्टमेटिक प्रोसेस करने के लिए और इनके लिए एविडेंस इकट्ठा कैसे कर पाते हैं कि कोई बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, किसी में ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, इसका प्रूफ क्या है? यह है इवैल्यूएशन। तो अब हमें बताना है कि फंडामेंटल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। देखो, इंडिविजुअल असेसमेंट, बिल्कुल इंडिविजुअल हम असेसमेंट करते हैं। कलेक्टिव असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, असेसमेंट बाय टीचर्स। अब देखो, इंडिविजुअल असेसमेंट तो बिल्कुल है ही। पीयर असेसमेंट मतलब किसी और दोस्त के थ्रू किसी का असेसमेंट असेसमेंट कराना, किसी फ्रेंड के थ्रू, किसी पीयर के थ्रू असेसमेंट कराना, ये भी अच्छा है। कलेक्टिव असेसमेंट और असेसमेंट बाय टीचर्स। अब देखो, कलेक्टिव असेसमेंट नहीं है सही आंसर। अब क्यों है वो देखते हैं। क्योंकि कलेक्टिव असेसमेंट क्या है? हम किसी ग्रुप का, चार पांच बच्चों को हमने ग्रुप वर्क दिया और उसका असेसमेंट कर रहे हैं। अब उन्होंने ग्रुप वर्क कर तो लिया, अच्छे से प्रेजेंट भी कर दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने बिल्कुल भी योगदान नहीं दिया, बस साथ में खड़े रहे। कुछ ऐसे रहे जिन्होंने एक्सीलेंट वर्क किया है, लेकिन ग्रुप में सबको समान मार्क्स मिलते हैं। तो हम जो क्या है, इनकी इंडिविजुअल लेवल पे बच्चों की लर्निंग और प्रोसेस नहीं कर सकते कैलकुलेट। और चौथा देखो, असेसमेंट बाय टीचर्स। ये तो बिल्कुल सबसे ट्रेडिशनल और फंडामेंटल है कि टीचर के द्वारा असेसमेंट। तो इन चारों में से सही आंसर कौन सा होगा? जो कि नॉट इंक्लूडेड है फंडामेंटल में, तो वो क्या है? कलेक्टिव असेसमेंट। ठीक है, यहाँ भी देख सकते हैं हम। देखो, इंडिविजुअल असेसमेंट, ये क्या है? बहुत कॉमन और फंडामेंटल मेथड है इवोल्यूशन का, जहाँ बच्चे की परफॉर्मेंस, नॉलेज और स्किल ऑफ अ सिंगल स्टूडेंट असेस करते हैं इंडिपेंडेंटली, बिना किसी और पर डिपेंड करके।
अब कलेक्टिव असेसमेंट देखो, दिस मेथड फोकसेज ऑन इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस और आउटकम ऑफ अ ग्रुप। अब ये ग्रुप का आउटकम देखेगा, ग्रुप की परफॉर्मेंस देखा, तो हम सिंगल को उसमें इवेल्युएट नहीं कर सकते, इसलिए ये फंडामेंटल मेथड नहीं है। पीयर असेसमेंट देखो, स्टूडेंट इवेल्युएट द वर्क और परफॉर्मेंस ऑफ देयर फेलो स्टूडेंट, स्टूडेंट ही स्टूडेंट का कर रहा है, तो हमें एक सिंगल इंडिविजुअल स्टूडेंट के बारे में पता चल सकता है, किसी बच्चे से पूछ के, उसके फ्रेंड से, उसके पीयर से पूछ के, ये भी ठीक है। अब असेसमेंट बाय टीचर्स, ये क्या है? ये तो मोस्ट ट्रेडिशनल और फंडामेंटल मेथड है कि टीचर्स देखता है, बच्चों को पढ़ाता है, तो इंडिविजुअली वो असेस कर सकता है। और ये क्या है? ये बैकबोन है मोस्ट एजुकेशनल इवैल्यूएशन सिस्टम का। हर जगह ये चीज तो है ही, असेसमेंट बाय टीचर तो होता ही है। ठीक है, तो चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की ओर। बच्चों का आकलन क्यों किया जाना चाहिए से संदर्भित इनमें से गलत विकल्प है। देखो, गलत विकल्प चुनना है हमें, इस पर अंडरलाइन मार्क कर देना जैसे ऐसी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग ऑप्शन रेफर टू व्हाई चिल्ड्रन शुड बी असेस्ड। अब चिल्ड्रन को असेस क्यों किया जाना चाहिए, इसके संदर्भ में हमें गलत विकल्प चुनना है। तो देखो, बच्चों की व्यक्तिगत और विशेष जरूरतों को पहचानना, बिल्कुल सही है ये। कक्षा में चल रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना, बिल्कुल सही है ये भी। बच्चों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु, यानी बच्चों को जो प्रोत्साहन करते हैं राशि प्रदान करने हेतु उपयुक्त बच्चे की पहचान करना, मतलब क्या है? आइडेंटिफाई करना एलिजिबल चिल्ड्रन टू प्रोवाइड इंसेंटिव। देखो, ये तो इवोल्यूशन का नहीं है, बच्चों को आकलन इसलिए तो नहीं किया जाना चाहिए कि किसको पैसे मिलने हैं किसको नहीं मिलने, तो ये गलत लग रहा है। बच्चों में आकलन के प्रति व्याप्त भय को दूर कराना और स्वयं आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी बहुत अच्छा आंसर है। देखो, आंसर हमें यही मिल गया था, लेकिन हमने फिर भी चौथा ऑप्शन पढ़ा है। और ये चीज ध्यान रखना, कई बार क्या है, लोग पहला ऑप्शन पढ़ते हैं और सही लगता है तो बस टिक मार्क करके आगे चले जाते हैं। ये गलती कभी नहीं करनी है, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। ये गंदा गलत ऑप्शन है, लेकिन हो सकता है कि चौथा ऑप्शन इससे भी ज्यादा गलत होता, तो क्या करते हैं? तो हम चौथे की हो जाते हैं। इसलिए चारों ऑप्शन हमेशा पढ़े, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ये। बच्चों का हमें इसलिए इवैल्यूएशन नहीं करना है कि ताकि हम बता सकें किसको पैसे की जरूरत है किसको नहीं है। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में डैश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, हैज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पर्सनैलिटी बिल्डिंग ऑफ अ चाइल्ड। देखो, मातृभाषा पहला ऑप्शन देखकर पता चल गया, विदेशी भाषा, अकादमिक भाषा, मानक भाषा। तो क्या है? मातृभाषा का सबसे ज्यादा रोल होता है बच्चों की व्यक्तित्व निर्माण में, मदर टंग। ठीक है, चलो। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के किस पहलू की उपेक्षा की जाती है? मतलब वाइगोत्स्की की जो थ्योरी है उसमें विच एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट गेट्स नेग्लेक्टेड, मतलब डेवलपमेंट का कौन सा एस्पेक्ट छूट जाता है, उसमें दिख पता है नहीं जाता है। सोशल, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, कल्चरल। अब पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि वाइगोत्स्की की थ्योरी कौन सी बात की जा रही है यहाँ पे। तो वाइगोत्स्की की जो थ्योरी हम पढ़ते हैं वो कौन सी पढ़ते हैं? वाइगोत्स्की की हम थ्योरी पढ़ते हैं सोशियो डेवलपमेंट। कौन सी थ्योरी थ्योरी पढ़ते हैं? सोशियो डेवलपमेंट या फिर कोग्निटिव वाली। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं एक बार हम। अब देखो, वाइगोत्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है, सोशियो कल्चरल थ्योरी, उसमें क्या कहते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट, विकास कैसे होता है? अपने सोशल इंटरेक्शन से, कल्चर से और लैंग्वेज से। इन तीनों का अहम रोल है, ये तीनों आपस में कनेक्ट करते हैं और इन तीनों के जरिए बच्चा क्या है, विकास की हो जाता है। कल्चर से सीखता है, सोशल इंटरेक्शन से उसकी समझ बनती है, और लैंग्वेज, लैंग्वेज भी तो एक बैरियर है। अगर उसे लैंग्वेज ही नहीं आएगी तो इंटरेक्शन कैसे करेगा, अपने कल्चर में घुलेगा मिलेगा कैसे? तो इन चीज़ों पे फोकस करते हैं। और जब वाइगोत्स्की की थ्योरी पे आ ही गए तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ये इमेज भी इंपॉर्टेंट है। वाइगोत्स्की की थ्योरी में कुछ टर्म आती है जैसे जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ। अब देखो, ये सब क्या है? ये है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, एक ये है स्कैफोल्डिंग जिसका यहाँ पे होता है, और एम के ओ इसका मतलब होता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, मोर नॉलेजेबल अदर्स। अब देखो इसमें क्या होता है, देखो ये होता है पूरा एक सर्कल मान ले नॉलेज का, ठीक है। अब जो करंट पे जो बच्चा है, जो उसको किसी मदद की जरूरत नहीं है, बिना मदद के बच्चा मान लो यहाँ तक बढ़ जाता है अपने लाइफ में, और उसकी रीच यहाँ तक मान लो उसे पहुंचना है, तो ये चीज पोर्शन है जो आउट ऑफ रीच है, बच्चा नहीं पहुंच सकता। लेकिन अब यहाँ तक पहुंच सकता है, तो यहाँ तक पहुंचना है उसे, इसी को क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। अब यहाँ तक पहुंचने के लिए उसे हेल्प लगेगी, किसकी हेल्प लगेगी? मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब जो अदर लोग हैं, जो उससे ज्यादा समझदार है, ज्ञानी है, वो इसको हेल्प करेंगे ताकि वो अपने पोटेंशियल से यहाँ तक अपना मैक्सिमम पोटेंशियल अचीव कर ले। तो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जो मोर नॉलेजेबल अदर्स हेल्प करेंगे,
ताकि वो यहाँ पहुंच पाए। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट भी जरूरी थे, वैसे हमने पिछली क्लासों में भी ये पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब दोबारा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो वाइगॉट्स की थ्योरी में कौन सा एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट नेग्लेक्टेड होता है, छूट जाता है? सोशल, बायोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक, कल्चर। देखो कल्चर भी देखा हमने, लिंग्विस्टिक भी देखा, सोशल भी देखा। क्या नहीं देखा? बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल एस्पेक्ट को है इतना कवर नहीं किया है वाइगॉट्स्की ने, ठीक है। तो ये इनका सही आंसर है, और यही इनका वो थोड़ा डिमेरिट भी है। इसी के बेस पर इन थोड़ा क्रिटिसिज्म भी मिलता है इस थ्योरी को। चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा प्रभावी शिक्षण में मुख्य व्यवहार है, यानी कि की बिहेवियर इन इफेक्टिव टीचिंग? अच्छी टीचिंग के लिए की बिहेवियर कौन सा है? विद्यार्थियों के विचार एवं योगदान का उपयोग, सही है। रचना बनाना, ये भी सही है। प्रश्नीकरण, क्वेश्चनिंग भी सही है। अनुदेश विविधता, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, ये है बेस्ट आंसर। जो हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कभी ऊंची आवाज में दी, कभी कम आवाज में दी, कभी अलग तरीके से दी, कभी किसी और से पूछ लिया, तो ये क्या है? ये वैरायटी आएगी तो बच्चे क्या है, जागरूक रहेंगे क्लास में, अटेंटिव मोड में रहेंगे। इसलिए इंस्ट्रक्शनल वैरायटी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये होगा आपका सही आंसर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान में रखना। चलिए, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, और जो अच्छा शिक्षक है कैसा होना चाहिए? रिसोर्सफुल। अब देखो रिसोर्सफुल तो सब में है, संसाधन पूर्ण, संसाधन संपन्न। रिसोर्सफुल तो होना ही चाहिए, उसके पास रिसोर्सेज तो होने ही चाहिए। अब उसके बाद क्या होना चाहिए? एक तांत्रिक, यानी कि सिर्फ खुद की सुने और किसी की ना सुने। सहभागी यानी पार्टिसिपेटिव, सबको पार्टिसिपेट कराए। आधिकारिक यानी ऑथोरिटेटेड, बस अपनी चलाए, किसी के ना चलने दे। या डोमिनेंट मतलब प्रभावशाली, कि उसका ही डोमिनेशन हो और कोई सुने तो उसकी बात इग्नोर कर दी जाए। कौन सा आंसर हुआ? सहभागी। पार्टिसिपेट कराना चाहिए बच्चों को, है ना। तो बिल्कुल सही आंसर होगा। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षण पेशे का उन्नयन तभी हो सकता है जब, यानी कि टीचिंग प्रोफेशन जो है वो अपग्रेड करना है, तो अपग्रेड कब हो सकता है ये बताना है। जब टीचर क्या करेंगे? टीच थ्रू क्रिएटिव मेथड, यानी कि क्रिएटिव मेथड से टीचर पढ़ाए। अच्छा आंसर है ये। पे एज पर मेरिट, मतलब जितना पैसा मिलता है उतना ही पढ़ाए, तो बिल्कुल गलत है। तो टीचर्स देमसेल्फ शुड डू न्यू एक्सपेरिमेंट एंड फाइंड न्यू मेथड्स, मतलब टीचर को खुद नए नए एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, नए प्रयोग करें और नई विधियां निकालें। ये भी बहुत अच्छा आंसर है। शिक्षक छात्रों को अधिकाधिक समय दे। टीचर गिव्स मोर एंड मोर टाइम टू स्टूडेंट, ये भी बात ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन अब बेस्ट आंसर कौन सा है? टीचिंग प्रोफेशन को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट आंसर देखो, आपको ये लग ही गया होगा। टीचर देमसेल्फ शुड डू न्यू एक्सपेरिमेंट, खुद को नए एक्सपेरिमेंट करना चाहिए और नए नए मेथड खोजते रहना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अलग है, एवरी स्टूडेंट इज यूनिक, और हर किसी के सीखने का तरीका अलग है। अब जो आप तरीके से सिखा रहे हो हर बच्चा उस तरीके से कैच कर ले, जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए हर बच्चे के लिए हमें यूनिक नई अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी। इस बच्चे को हम कैसे सिखा सकते हैं, ये बच्चा इस फील्ड में नहीं समझ पा रहा है तो दूसरे तरीके से समझाया है। तो इसके लिए क्या है? नए नए एक्सपेरिमेंट और नए नए मेथड ढूंढते रहो, ठीक है। तो इससे टीचर टीचिंग प्रोफेशन अपग्रेड होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। छात्रों में मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, यानी कि वैल्यू, वैल्यू एजुकेशन देना जरूरी है। क्यों जरूरी है? इसमें उनका बौद्धिक विकास बढ़ेगा। चलो, माता पिता प्रश्न होंगे, उसमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़िया आंसर है ये। वह भी एक शिक्षा है, ये तो कोई आंसर ही नहीं है। ये क्या आंसर है? वह भी एक शिक्षा है, इसलिए दे रहे हैं हम। ये तो वही बात हो गई कि हम क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। तो ये कोई पॉइंट नहीं है। सत्य है लेकिन कड़वा है, ठीक है, और ऐसा सत्य नहीं बोलना है। ये भी एक सत्य है। देखो वैल्यू है, वैल्यू एजुकेशन दोगे बच्चों को तो क्या आएगी उसमें? उसमें फेथ आएगी, अवेयरनेस आएगी टुवर्ड्स वर्च्यूज, उसमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। तो ये आंसर बेहतर है, ठीक है। तो ये वाला आंसर होगा। चलो आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विद्यालयों में डैश के द्वारा शारीरिक दंड को निषिद्ध किया गया है, मतलब कॉर्पोरल पनिशमेंट जो है वो बच्चों के लिए वो बंद कर दी गई स्कूल में। कब बंद कर दी थी, या फिर किस पॉलिसी के अंतर्गत बंद कर दी गई थी, बताना है। तो ये कौन सा आंसर होगा इसका? आरटीई एक्ट 2009। सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। आरटीई एक्ट में बच्चों के लिए बहुत सारे नियम लाए गए थे। अब कौन कौन से नियम थे वो भी देखना है, चलो एक बार देख लेते हैं। द 10 फंक्शंस ऑफ द राइट टू एजुकेशन एक्ट, देखो क्या था? एजुकेशन फ्री और कंपलसरी कर दिया गया था बच्चों के लिए। कब से कब तक? 6 से 14 साल के बच्चों तक के लिए, यानी 8th क्लास तक बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है। आप कोई भी सरकारी स्कूल में चले जाओ, आपको एडमिशन लेने से कोई मना नहीं कर सकता। करिकुलम एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, संविधान के तहत वैल्यूज भी सिखाई जाए उनको। क्वालिटी ऑफ टीचर्स, डिफाइन नॉर्म्स फॉर स्कूल, स्कूल के लिए नए नए नियम लगाए गए।
सोशल रिफॉर्म के लिए पुश किया गया, प्रोटेक्ट चाइल्ड इसके अंदर आ गया, कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं मिलेगी बच्चों को, बच्चों को आप निकाल नहीं सकते विद्यालय से, रेस्ट्रिकेट नहीं कर सकते, बच्चे एक्सपेल नहीं कर सकते आप, 8वीं तक बच्चों को फेल नहीं कर सकते, मेक प्रोसीजर मोर सिंपल, पुट पावर इन हैंड्स ऑफ पीपल, जनता के हाथ में। जैसे कि वो आया था अपना, टीचर्स बहुत सारे पेरेंट्स को इलेक्शन के द्वारा स्कूल में चुना जाता है ताकि वो आवाज़ उठा सके अगर बच्चों के लिए कुछ गलत हो रहा है तो। रिमूव्स द ऑपरेशन ऑफ एग्जाम्स, सिर्फ एग्जाम पे फोकस ना हो, ये भी है। और गवर्नमेंट नॉट लायबल, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट क्या है, लायबल नहीं है फ्री एजुकेशन के लिए। अगर आपके पेरेंट्स उस बच्चे को प्राइवेट स्कूल में, अब आप कहो कि मेरे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डाला और वो कुछ सीखा नहीं, तो इसमें सरकार की गलती नहीं है क्योंकि आपने प्राइवेट स्कूल में डाला हो। ठीक है, जब आप बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालते हो उसके बाद गवर्नमेंट लायबल नहीं है कि आप उस पर आरटीई एक्ट लगाओ या कुछ लगाओ। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स थे इसके। तो चलिए, इसी के साथ अपनी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।